हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी की चर्चा की और ट्रांसफार्मर के इफ़िशियंसी का एक्सप्रेशन डिराइव किया और उसके मैक्सिमम इफ़िशियंसी के कंडीशन को डिराइव किया हमने। एग्जैक्ट वही चर्चा, सेम डिस्कशन इस वीडियो में भी हमें करना है, बट हमारा जो डिस्कशन करने का नज़रिया होगा वो थोड़ा अलग होगा। मीन्स आप यूँ समझिए कि इफ़िशियंसी और मैक्सिमम इफ़िशियंसी के कंडीशन को डिराइव करने का एक और मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूँ बच्चों। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा और आपको जो पसंद आए वो आप अडॉप्ट कीजिएगा। तो आइए सीखते हैं बच्चों कि ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे एक दूसरे तरीके से, एक अल्टरनेटिव मेथड से। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इफ़िशियंसी इज इक्वल टू आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय इनपुट पावर। मीन्स इफ़िशियंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर टू इनपुट पावर। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आउटपुट पावर कैलकुलेट किया था और वो आपको याद होगा मैंने कैसे कैलकुलेट किया था। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि ये था हमारा लोड, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड में लोड कनेक्ट किया था और इस लोड पे बच्चों जो एक्टिव पावर आ रहा था वही ट्रांसफार्मर का आउटपुट पावर था। तो इस लोड पे जो एक्टिव पावर होगा बच्चों वो क्या होगा, V2I2 cos फाई। ठीक है, तो एग्जैक्ट वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिखा, देखिए आउटपुट पावर ऑफ ट्रांसफार्मर इज इक्वल टू V2I2 cos फाई। ठीक, अब मैंने पिछले तरीके में क्या किया था कि जो आउटपुट पावर आया था उसको मैं x के टर्म में लेके चल रहा था। यहाँ पे देखिए, आपको मैं पिछला नोट्स दिखा रहा हूँ कि यहाँ देखिए मैंने आउटपुट पावर को बच्चों x के टर्म में एक्सप्रेस किया है। ठीक, बट इस तरीके में इस वीडियो में मैं आउटपुट पावर को x के टर्म में लेके नहीं चलूँगा, I2 के ही फॉर्म में ही लेके चलूँगा। बात समझ रहे बच्चों ना। मीन्स आउटपुट पावर जो हमारा आया है वो I2 के टर्म्स में आया है तो हम उसी में लेके चलेंगे। और पिछले में मैंने क्या किया था, I2 को मैंने चेंज कर दिया था। यहाँ देखिए मैंने I2 को XI2 में चेंज कर दिया था, XI2FL में चेंज कर दिया था, तो पूरा आउटपुट पावर X के टर्म में आ गया था। यहाँ हमें वो झंझट नहीं करना है, वो झमेला नहीं करना है। ठीक है, आप I2 में ही लेके चलिए, क्योंकि बच्चों मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो लोड होता है उसको अगर आप चेंज करोगे तो x तो चेंज होगा। मीन्स आप डिफरेंट फ्रैक्शन का लोड लगाओगे तो x तो चेंज होगा ही होगा, I2 भी चेंज कर सकता है। मीन्स हम जो आउटपुट पावर कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम x के टर्म में भी लिख सकते हैं और I2 के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आउटपुट पावर जो है वो डिपेंड करेगा, एक तो x पे डिपेंड करेगा और दूसरा I2 पे डिपेंड करेगा। तो या तो हम x में लेके चलें या I2 में लेके चलें। तो पिछले तरीके में मैं x के टर्म में लेके चल रहा था, इस तरीके में मैं क्या लेके चलूँगा, I2 के टर्म में लेके चलूँगा। बात समझ में आई बच्चों। तो V2I2 cos फाई मैंने लिख दिया। अब उसके बाद मैंने क्या किया था, लॉसेस निकाला था, क्योंकि हमें इनपुट पावर निकालने के लिए लॉसेस चाहिए। ठीक है, तो लॉसेस इक्वल टू आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस, ये मैं बताया था आपको। अब बच्चों वहाँ मैंने क्या किया था, आयरन लॉस तो एग्जैक्ट वही था, क्योंकि आयरन लॉस तो हमारा लोड के वेरिएशन से आयरन लॉस में कोई चेंजिंग नहीं होती है, तो मैंने PI लिख दिया था और PCU को मैंने x के टर्म में लिखा था बच्चों। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ देखिए मैंने PCU को x² PCUFL लिखा था, बट यहाँ हमें क्या करना है, बिना x के टर्म में लिए ही चलना है। ठीक है, मीन्स आपको I2 के टर्म में लेके चलना है। तो अगर कॉपर लॉस I2 के फॉर्म में लिखें आप तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉपर लॉस को यूजिंग I2। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कॉपर लॉस को आप कैलकुलेट कर सकते हो तीन तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग का अलग अलग निकाल के ऐड कर दीजिए, या रिफर टू प्राइमरी का इस्तेमाल कीजिए, उससे कॉपर लॉस निकाल लीजिए, या रिफर टू सेकेंडरी का इस्तेमाल कीजिए, उससे कॉपर लॉस निकाल लीजिए। ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ मैंने रिफर टू सेकेंडरी का यूज किया है और रिफर टू सेकेंडरी करके कॉपर लॉस का कैलकुलेशन किया है। तो रिफर टू अगर सेकेंडरी है तो कॉपर लॉस की वैल्यू क्या होगी बच्चों, I2² R02। ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो मैंने देखिए कॉपर लॉस को I2² R02 लिख दिया।
बात समझ में आई। अब जो इनपुट पावर होगा वो क्या होगा, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो ये देखिए मैंने आउटपुट पावर और लॉसेस को ऐड कर दिया है, तो ये हमारा इनपुट पावर आ गया है। बात समझ में आई बच्चों। अब इफिशियंसी आपको निकालना है, तो इनपुट पावर आउटपुट पावर और इनपुट पावर का आप रेशियो निकाल लो। तो आउटपुट पावर V2I2 cos फाई डिवाइडेड बाई इनपुट पावर V2I2 cos फाई प्लस PI प्लस I2 स्क्वायर R02। ठीक है। देखिए बच्चों, ये भी एक्सप्रेशन एग्जैक्ट वही पुराना एक्सप्रेशन है, बस पुराने वाले एक्सप्रेशन और इस एक्सप्रेशन में क्या था, क्या फ़र्क था। पुराना जो एक्सप्रेशन था इफ़िशियंसी का वो x के टर्म में था, मीन्स हमारा जो आउटपुट पावर था और जो इनपुट पावर था उसका वेरिएशन मैंने x के अकॉर्डिंग शो किया था, इसलिए इफ़िशियंसी का वेरिएशन x के अकॉर्डिंग हमने शो किया था, x के अकॉर्डिंग हमने इफ़िशियंसी निकाला था, x के टर्म में इफ़िशियंसी हमने निकाला था पिछले तरीके में। ठीक है। तो अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें तो आप क्या कर सकते हो कि भाई जो हमारा आउटपुट पावर है वो I2 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, इनपुट पावर भी I2 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, दैट्स वाई इफ़िशियंसी भी I2 के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। मीन्स आप इफ़िशियंसी का वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू I2 भी आप देख सकते हो, विथ रिस्पेक्ट टू I2 के नज़रिए से भी आप देख सकते हो। बात समझ में बच्चों। तो वही मैं दूसरा तरीका बना दिया कि पहले मैं x के अकॉर्डिंग देख रहा था वेरिएशन, अब मैं I2 के अकॉर्डिंग वेरिएशन देख रहा हूँ। चीज़ वही है बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको, एग्जैक्ट वही चीज़ है, बस देखने का नज़रिया, सोचने का नज़रिया अलग है। ठीक है। तो ये हमारा इफ़िशियंसी आ गया बच्चों, और ये जो इफ़िशियंसी का वेरिएशन है ये वेरिएशन विथ रिस्पेक्ट टू I2 है, क्योंकि जब I2 आप बदलोगे, आप सोचो ना, लोड चेंज करोगे तो I2 चेंज होगा, और I2 चेंज होगा तो आउटपुट पावर चेंज होगा, और इनपुट पावर भी चेंज होगा, लॉसेस चेंज होगा, तो जाहिर सी बात है ये सब चेंज होगा तो इफ़िशियंसी भी चेंज होगी। ठीक है बच्चों। और पिछले में क्या था, जब आप लोड चेंज कर रहे थे तो क्या चेंज हो रहा था, x चेंज हो रहा था, और x चेंज हो रहा था तो आउटपुट पावर चेंज हो रहा था, लॉसेस चेंज हो रहा था, इनपुट पावर चेंज हो रहा था, इसलिए इफ़िशियंसी चेंज हो रहा था। बात समझ रहे हैं ना। तो x के नज़रिए से हम पिछले तरीके में देख रहे थे, इसमें I2 के नज़रिए से हम देखेंगे। बात समझ में आई बच्चों। अब हमें निकालना है, ये तो हमने निकाल लिया कि भाई इफ़िशियंसी का एक्सप्रेशन ये आ गया इन द टर्म्स ऑफ I2। अब हमें निकालना है कि व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम इफ़िशियंसी ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो आप क्या करोगे, फॉर मैक्सिमम इफ़िशियंसी d एटा बाई DI2 इक्वल टू 0, क्योंकि वेरिएशन आपने I2 के रिस्पेक्ट में देखा, तो अगर मैक्सिमम कंडीशन निकालना है तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट करोगे, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, I2 के रिस्पेक्ट में। पहले x के रिस्पेक्ट में देखा था तो x के रिस्पेक्ट में आपने किया था, अब I2 के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो I2 के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएशन करो। तो फॉर मैक्सिमम इफ़िशियंसी d एटा बाई DI2 इक्वल टू बच्चों 0, d एटा बाई DI2 इक्वल टू 0। अब देखिए मैंने एटा की वैल्यू, इफ़िशियंसी की वैल्यू यहाँ पे रख दी और इसको डिफ्रेंशिएट किया और डिफ्रेंशिएट करके 0 पुट किया। तो डिफ्रेंशिएशन आप कैसे निकालोगे भाई, डिवीजन मेथड अप्लाई करो। डिवीजन मेथड कैसे होगा भाई, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन। तो बच्चों देखो, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो V2I2 cos फाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, V2 cos फाई कॉमन हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये कांस्टेंट है। I2 का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये देखिए, और माइनस V2I2 cos फाई इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन। तो देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका देखिए फिर से V2 cos फाई हो जाएगा, PI कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2I2 और R02 कांस्टेंट है, और नीचे भी एक टर्म आएगा इसका होल स्क्वायर, वो उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, उसको मैंने नहीं लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाले टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया, इक्वल टू के उस साइड शिफ्ट कर दिया, और शिफ्ट करने के बाद V2 cos फाई को V2 cos फाई से कैंसिल आउट कर दिया। फिर मैंने I2 का मल्टीप्लाई किया इस ब्रैकेट में जो टर्म है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये V2I2 cos फाई और ये हो जाएगा 2I2 स्क्वायर R02। अब देखिए V2I2 cos फाई से V2I2 cos फाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से आएगी वैल्यू PI इक्वल टू I2 स्क्वायर R02। बात समझ में बच्चों। और ध्यान से देखिए I2 स्क्वायर R02 क्या है, कॉपर लॉस है। यहाँ देखिए ना, कॉपर लॉस की वैल्यू आपने क्या रखा, I2 स्क्वायर R02,
यानी कि आप I2 स्क्वायर R02 को क्या लिख सकते हो, कॉपर लॉस। देखिए एग्जैक्ट वही कंडीशन, वही पुराना अपना सेम कंडीशन यहाँ पे आया फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी। क्या आया था, आयरन लॉस इक्वल टू कॉपर लॉस, तो यहाँ भी एग्जैक्ट वही चीज़ आई। बात समझ में आई बच्चों? तो है चीज़ वही, बस तरीका थोड़ा डिफरेंट है। तरीका भी वही है, बस नज़रिया अलग है। वहाँ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू I2, ठीक है ना। और तरीका तो वही है, वही आउटपुट अपन इनपुट कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन भी वैसे ही कर रहे हैं हम। मैक्सिमम कंडीशन का, एफिशिएंसी का जो कंडीशन है एग्जैक्ट वही चीज़ है, बट नज़रिया बस अलग है, हाँ। तो यहाँ देखिए बच्चों, ये सेम कंडीशन आया। अब यहाँ हमें निकालना है कि किस एक्स पे ये मैक्सिमम इफिशियंसी होगी। तो आप PCU को एक्स के टर्म में रख दो, भाई आपसे एक्स पूछ रहा है तो आप एक्स के टर्म में निकाल लो। तो PCU मैंने बताया था आपको, PCU इज इक्वल टू बच्चों एक्स स्क्वायर PCUFL, ये मैं आपको बता चुका हूँ। PCU इक्वल टू एक्स स्क्वायर PCUFL, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों क्या हो जाएगा, आप इसमें रख दीजिए PCU की वैल्यू एक्स स्क्वायर PCUFL पुट कीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, PCU की जगह एक्स स्क्वायर PCUFL रख दिया, और यहाँ बच्चों क्या था, PI था। इसको मैं काट रहा हूँ, इसको मैं PI था। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी बच्चों, √PI अपॉन PCUFL, ठीक है ना। तो देखिए x इक्वल टू √PI अपॉन PCUFL पे इफिशियंसी क्या होगी बच्चों, मैक्सिमम होगी। एग्जैक्ट वही रिजल्ट आया, ठीक है। यहाँ से देखिए आप ये भी निकाल सकते हो कि किस करंट के करस्पॉन्डिंग इफिशियंसी मैक्सिमम होगी, या मैक्सिमम इफिशियंसी अगर ट्रांसफार्मर की अकर होती है तो उस टाइम ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में कितना करंट फ्लो करेगा, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से। तो I2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, I2 इज इक्वल टू √PI अपॉन R02, यहाँ से देखिए आप निकाल सकते हो। तो है एग्जैक्ट वही चीज़, सेम वही चीज़ है, बस नज़रिया अलग है बच्चों। तो आपको जो पसंद आए, आपको ये वाला तरीका ज़्यादा सूटेबल लग रहा है तो आप इसको, इस कॉन्सेप्ट को लेके आप डिराइव कीजिए, या पिछला तरीका अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पिछले तरीके से लेके आप डिराइव कीजिए। जो भी आपको पसंद आए वो आप यूज कर सकते हैं। समझ में आया बच्चों? लेकिन न्यूमेरिकल लगाने के लिए जो पिछला तरीका है बच्चों, वही आप देखिएगा, वही अडॉप्ट कीजिएगा। जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो मैं पिछले वाले तरीके में जो जो स्टेप्स बताया वही स्टेप्स मैं फॉलो करूँगा इफ़िशियंसी बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है ना। तो मेरा कहने का ये मतलब है, और मेरा जहाँ तक की अनुभव है कि जो हमारा पिछला मैंने वीडियो जिस बताया, मीन्स जो पिछला तरीका बताया इफ़िशियंसी पे चर्चा करने का, आप उसी से करिएगा। ये तो बस मैंने आपको जनरल नॉलेज के लिए बता दिया, मेरे दिमाग में ऐसे आया कि हाँ भाई I2 के रेस्पेक्ट में क्या किया जा सकता है, तो वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। आप यूज करेंगे पिछला तरीका ही। बात समझ में आई? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो ये वीडियो पढ़ना ही मत, आप पिछले वीडियो से ही काम चलाना, ठीक है बच्चों। तो आई होप दैट आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी मच।